हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोना एंड वेलकम्स योर लाइट ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल लेक्चर 9, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने जा रहा है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप क्या है, नागरिकता क्या है, कैसे ये मिलती है, कैसे ये खोई जा सकती है और किस किस प्रोविज़न के तहत किस किस लोगों को आज़ादी के समय नागरिकता मिली थी। चलिए डिस्कस करते हैं। सभी लोग, चाहे वो विदेशी हो या फिर हमारे देश के हो, उनको बराबर के अधिकार प्राप्त नहीं होते। जैसे आपको पता है कि आर्टिकल जो 22 है, जिसके तहत अरेस्ट और डिटेंशन की जो प्रावधान है वो विदेशियों के ऊपर वो लागू नहीं होते, जबकि हमारे देश वालों पे वे लागू होते हैं। साथ ही साथ हमारा जो देश है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो या तो जन्म से यहाँ पे नागरिकता प्राप्त किया हो या बाद में उसने नागरिकता प्राप्त की हो, वो राष्ट्रपति के पद तक जा सकता है। जबकि यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पे केवल जन्म से जो वहाँ अमेरिका का नागरिकता प्राप्त है वो ही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिटीजनशिप जो है ये आर्टिकल 5 से 11 के तहत आते हैं। पार्ट सेकंड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेकंड पार्ट है उसके तहत आते हैं। ठीक है, तो अब सिटीजनशिप एक्ट कब कब आए और कब कब इन्हें बदला गया। तो पहला सिटीजनशिप एक्ट 1950 का था, उसके बाद 1955 में आया, फिर 1986 में फिर बदला गया, 1992 में बदला गया, फिर 2003 में बदला और 2005 में बदला गया और अब फिर 2020 में उसे बदला गया है। ठीक है, तो अब क्या क्या है जो आर्टिकल 5 से 11 है उनको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि सिटीजनशिप टू दी पीपल हु आर ओरिजिनली रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई जो व्यक्ति जो पहले से ही अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहे थे उन्हें क्या मिल जाएगी? इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये कब की बात है? ये बात हो रही है हमारी 26 जनवरी 1950 की। अब वो कौन से लोग हैं? जो या तो इंडिया में जन्मे हो या जिनके माता पिता इंडिया में जन्मे हो या फिर जो इंडिया में लगातार पिछले 5 सालों से रह रहे हो, उन्हें क्या मिल जाएगी? सिटीजनशिप मिल जाएगी। आर्टिकल नंबर 6 के तहत वे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया में आए हों उन्हें सिटीजनशिप मिलते हैं। अब वो कौन हो गए? अब इन पे एक डेट फिक्स कर रखी है, वो डेट है 19 जुलाई 1948 फिक्स की थी। ठीक है, अब ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जिनके या तो माता पिता या दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हो और वो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पहले इंडिया में आ गए हो, उन्हें क्या मिल जाएगी? इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और जो लोग 19 जुलाई 1948 से बाद में आएंगे उन्हें 6 महीने इंडिया में रहने के बाद एक एप्लीकेशन रजिस्टर करवानी है, जिसके बाद कमेटी बनेगी और उनके सिटीजनशिप पर फैसला होगा। आर्टिकल नंबर 7 उन्हें सिटीजनशिप देता है जो माइग्रेट कर गए थे। कहाँ? पाकिस्तान चले गए थे। वे लोग जो 1 मार्च 1947 से पहले पहले पाकिस्तान चले गए उन्हें हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। जबकि हम ऐसे बंदों को हम सिटीजनशिप दे देंगे जो 1 मार्च 1947 से पहले पहले इंडिया में चले गए पर वापस लौट के 19 जुलाई 1948 से पहले पहले इंडिया में आ गए, उनको हम सिटीजनशिप दे देंगे। उन्हें रजिस्टर करवाना होगा 6 मंथ रहने के बाद और फिर वही कमेटी बैठेगी और उनका फैसला होगा। आर्टिकल नंबर 8 के तहत उन लोगों को सिटीजनशिप मिलती है जो ना तो अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहे थे, अनडिवाइडेड इंडिया में जो उनके माता पिता या दादा दादी रह रहे थे, जो अब इन क्षेत्रों में नहीं रहते, वो बाहर के देशों में रहते हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी रहते थे, उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। उन्हें क्या करना है कि वहाँ के दूतावास पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना था और उन्हें क्या मिल जाएगी? इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि वे लोग जो अपने आप हमारी जो नागरिकता है वो छोड़ देंगे, उन्हें फिर इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि जो आर्टिकल नंबर 5 से 8 के तहत जो भी लोग जो सिटीजनशिप में आएंगे और जो 9 के तहत नहीं आएंगे, विन लोगों की सिटीजनशिप क्या रहेगी? चालू रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। आर्टिकल नंबर 11 के तहत आगे जो सिटीजनशिप कि जो फैसले लिए जाएंगे, जो रूल और रेगुलेशन आएंगी,
वो किसके ऊपर छोड़ दिए गए थे? वो पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिए गए थे। तो ये तो था 1950 के टाइम का, कि किन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी, किस किन को नहीं मिलेगी। उसके बाद जो सिटीजनशिप एक्ट आए उनके तहत किन लोगों को सिटीजनशिप मिल सकती है वो हम डिस्कस करते हैं। एक्वाइजिशन किस प्रकार हो सकती है सिटीजनशिप की? बाय बर्थ हो सकती है। बाय बर्थ कैसे हो सकती है? बाय बर्थ इस प्रकार हो सकती है कि जो लोग 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मे हो और 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे हों, उन लोगों की इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। उनमें हम ये नहीं देखेंगे कि उनके माता पिता की क्या सिटीजनशिप थी, ठीक है। जबकि जो लोग 1 जुलाई 1987 के बाद में पैदा होंगे, उनका क्या है कि उनका एक पेरेंट, उनमें से कोई भी एक पेरेंट क्या होना चाहिए? बाय बर्थ इंडियन होना चाहिए। और फिर जो 2003 का एक्ट आया था उसके द्वारा एक और बदलाव किया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जो जन्मेंगे, 3 दिसंबर 2004 के बाद जो लोग जन्मेंगे, उनके पेरेंट, जो दोनों के दोनों पेरेंट हैं, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या उनका एक पेरेंट तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और दूसरा कोई इलीगल माइग्रेंट ना हो, कि भाई कोई अवैध रूप से इंडिया में नहीं आया हुआ हो, ठीक है। तो जो इस हिसाब से तो जो फॉरेन जो डायलेक्ट्स हैं, जो और देशों के राजदूत हमारे यहाँ रहते हैं, क्या उनके बच्चे इंडिया के सिटीजन न होंगे? नहीं, वो नहीं होंगे, ठीक है। बाय डिसेंट भी मिल सकती हैं। बाय डिसेंट किस प्रकार मिल सकती हैं? एक आदमी जो इंडिया से बाहर जन्मा हो 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले, 10 दिसंबर 1992 से पहले वो इंडिया का सिटीजन होगा अगर उसके फादर क्या हो? बाय बर्थ इंडियन हो, उसका फादर इस केस में, ठीक है। और अगर वो उससे 10 दिसंबर 1992 से और 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा हो, तो उसका क्या होगा? जिससे पहले जन्मा हो तो उसमें क्या होगा कि उनका कोई भी एक, दोनों में से माता हो या पिता, वो क्या होना चाहिए? बाय बर्थ इंडियन होना चाहिए। और यदि 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा हो, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि जो उसका जन्म है उसको उस देश के अंदर 1 साल के अंदर अंदर रजिस्टर करवाना होगा वहाँ दूतावास में। और यदि वो टाइम पीरियड चला जाता है तो सरकार की इजाज़त लेने के बाद उसे रजिस्टर करवाया जा सकता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन क्या है? इसमें अलग अलग अवधि है अलग अलग व्यक्तियों के लिए, कि कोई PIO होल्डर्स भी हो सकता है, कोई OCI होल्डर्स भी हो सकता है, कोई नॉर्मली भी बंदा हो सकता है। वैसे इसके टाइम पीरियड माना जाता है रजिस्ट्रेशन करवाने का 7 ईयर्स, 7 ईयर तक इंडिया में रहो, उसके बाद आप नागरिकता के लिए रजिस्टर करवा सकते हो। या फिर छोटे जो चिल्ड्रन हैं जो इंडिया के सिटीजन हैं, उनके अपने आप मिल जाती है। या कोई इंडिया के सिटीजन से यदि मैरिड कर लेता है जो इंडिया में रह रहा हो ओरिजिनली, कितने साल से? 7 साल से, उसको मिल सकती है। या फिर एक ऐसा पर्सन हो जो इंडिया के ओरिजिन का हो पर वो बाहर रह रहा हो, उसे मिलती रहेगी, पर वो 7 साल से अधिक से लगातार अब्सेंस उसकी इंडिया में नहीं होनी चाहिए, वरना उसकी नागरिकता क्या चली जाती है? अपने आप चली जाती है, ठीक है। अब नेचुरलाइजेशन से किस प्रकार मिल सकती है? नेचुरलाइजेशन से क्या है कि जैसे अब इंडिया का जो कोई सिटीजन है दूसरी कंट्री में रह रहा है, वो अपने आप यदि इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दे तो उसको क्या कर दिया हमने? इंडियन सिटीजनशिप से कैंसिल कर दिया। और इसी प्रकार से अगर कोई सिटीजन है जो किसी और कंट्री में रह रहा हो और उसे इंडिया की सिटीजनशिप मांग रहा है, यदि किसी और सिटीजनशिप, किसी और देश का सिटीजन है और इंडिया की सिटीजनशिप मांग रहा है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो जिस देश का नागरिक है वो क्या करे? इंडिया को सिटीजनशिप दे। अगर वो इंडियंस को सिटीजनशिप उस देश की नहीं दे रहा है तो इंडिया वाले भी उसकी क्या नहीं देंगे? सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो ये नेचुरलाइजेशन के कुछ प्रावधान है। जैसे मान के चलिए कि पाकिस्तान वाले इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं देते, तो इंडिया वाले भी क्या करेंगे? पाकिस्तान वालों को सिटीजनशिप नहीं देंगे। और हम किसे सिटीजनशिप देंगे? जो लगातार
अलग अलग टाइम पीरियड है। वैसे जो OCI होल्डर है उनको 5 साल के बाद फिर उन्हें 1 साल लगातार रहना पड़ता है, फिर उन्हें सिटीजनशिप मिल जाती है, जबकि PIO को 7 साल रहना पड़ता है। मेनली ज़रूरी है कि उनका गुड करैक्टर होना चाहिए, फेथ होना चाहिए इंडियन में, और उन्हें भी कोई भी 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस आती हैं उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उन्हें क्या मिल जाती है? सिटीजनशिप मिल जाती है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ सोसाइटी। जैसे कोई भी गोवा थी, पुडुचेरी थी, इनको जब हमने इंक्लूड कर दिया तो वहाँ के जितने भी सिटीजन थे सबके उनको क्या मिल गई थी? इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई थी। ठीक है, अब किस प्रकार लॉस हो सकता है? खुद छोड़ दे, खुद रिनाउंस कर दे इंडिया की सिटीजनशिप से, ठीक है, या फिर उसको टर्मिनेट अब किस प्रकार किया जा सकता है? टर्मिनेट उसको किस प्रकार किया जा सकता है? या तो वो सिटीजनशिप कैसे ले? फ्रॉड से ले, फ्रॉड करके इंडिया की सिटीजनशिप ले, या डिसलॉयल्टी दिखाए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है, या फिर वो कोई अनलॉफुल जो ट्रेड है, गैर कानूनी कार्यों में, वो व्यापार में वो इंक्लूड हो, दुश्मन देश के साथ इंक्लूड हो, या फिर वो 5 साल से इंडिया में रह रहा हो और उसे क्या मिल गई हो? इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई हो, उसके बाद वो अगले 2 साल तक किसी दूसरे देश में क्या रहा हो, जेल में रहा हो, उसे कि क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद अब हम आ जाते हैं सिंगल सिटीजनशिप पे। अब सिंगल सिटीजनशिप क्या है और ड्यूअल सिटीजनशिप क्या है? ड्यूअल सिटीजनशिप कहाँ कहाँ है? ये USA के अंदर है और स्विट्ज़रलैंड में भी है। इसके तहत क्या होता है कि USA में जैसे अब यदि कोई व्यक्ति USA में अलास्का का, मानिए आप वो है रेजिडेंट है, तो वो पहले अलास्कियन है, वहाँ की अलास्का की उसे सिटीजनशिप प्राप्त है, उसके बाद उसे किसकी प्राप्त होगी? USA की प्राप्त होगी। जबकि इंडिया में चाहे कोई कहीं रहता हो, हरियाणा पंजाब कहीं रहता हो, वो एक क्या आएगा? सिर्फ एक इंडियन है। और ये हमने कहाँ से लिए? हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं PIO और OCI के ऊपर। अब ये PIO क्या है? PIO और OCI। PIO का मतलब है पर्सन ऑफ इंडिया, ये एक कार्ड है, पर्सन ऑफ इंडियन कार्ड वो है। और OCI क्या है? OCI है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। PIO तो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, OCI है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या अंतर है? अब इसमें अंतर, सबसे पहले तो ये कौन होते हैं और PIO कौन होते हैं, OCI कौन है? PIO तो वो हैं, ये स्कीम लागू की थी 19 अगस्त 2002 को, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। और जबकि OCI की स्कीम किसने लागू की थी? ये लागू हुई थी 2 दिसंबर 2005 से लागू हुई थी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पर्सन एलिजिबल हो सकते हैं? PIO में कौन से हो सकते हैं? ऐसे व्यक्ति जो किसी भी टाइम पे उनके पास इंडियन पासपोर्ट हो, ठीक है, जिसके या तो माता पिता, दादा दादी, कोई भी परदादी तक क्या हो, इंडियन हो, या जिसकी वाइफ क्या हो, इंडियन हो, या हस्बैंड हो, कोई भी हो। और OCI के अंदर कौन हो सकता है? इसके अंदर वो आ सकते हैं जो इंडिया की सिटीजन हो 26 जनवरी 1950 आज के वक्त, ठीक है, या फिर उसके बाद हो, किसी भी वक्त हो, आज ना हो बेसिक से, पर पहले हो, ठीक है, या फिर जिसके माता पिता, दादा दादी क्या हो, इंडिया की सिटीजनशिप हो पहले, पर वो किसके सिटीजन नहीं होने चाहिए? वो उस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन नहीं होने चाहिए। और इनकी फ़ीस क्या लगती है PIO कार्ड बनाने की? PIO कार्ड बनाने के लिए बड़ों की 15,000 और छोटों की 7500 रुपये लगती है, जबकि इसकी लगती है $, बड़ों की 275, और जिसके पास PIO कार्ड हो उसकी क्या फ़ीस लगेगी? उसकी लगेगी $25 ठीक है। इसके बाद क्या क्या बेनिफिट्स हैं इनके? भी PIO कार्ड को क्या बेनिफिट मिलेगा, OCI वालों को क्या बेनिफिट मिलेगा? PIO वालों को क्या है कि वो कभी भी इंडिया में विजिट कर सकता है और 180 दिन तक इंडिया में क्या कर सकता है? स्टे कर सकता है, ठीक है। उसको बार बार वीज़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये कितने साल तक लागू होएगा कि उसे वीज़ा नहीं बनाना चाहिए? 15 साल तक इसका लागू रहेगा, ठीक है। 180 दिन से यदि फालतू इंडिया में रहना चाहता है तो जो इससे 30 दिन के अंदर अंदर क्या करवाना होता है? FRRO से उसकी एक्सटेंशन करवानी होती है। जबकि OCI वालों को क्या है, उन्हें कभी भी लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाता है, उन्हें कभी वीज़ा सेपरेट की ज़रूरत नहीं होती, वो कभी भी इंडिया में रह सकते हैं। बस उनके लिए एक ये लिमिटेशन लगा रखी है कि वे कोई प्रॉपर्टी, ऐसे एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते,
जबकि और वो कोई भी कार्य इंडिया में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये उसमें तो था 15 साल तक, 15 साल तक कोई वीज़े की जरूरत नहीं। क्या इसमें भी ये कोई ऐसी लिमिटेशन है? नहीं, OCI वाले में कोई इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग बन जाता है। ठीक है, तो अब किस प्रकार ये सिटीजनशिप ले सकते हैं PIO वाले 7 साल तक इंडिया में रहना पड़ता है, और OCI वालों कितने साल तक? 5 साल तक इंडिया में रहो, उसके बाद 1 साल इंडिया में रजिस्टर कराओ, उसके बाद 1 साल लगातार इंडिया में रहो, फिर आपको क्या मिल जाती है? सिटीजनशिप मिल जाती है। तो ये था सिटीजनशिप के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। थैंक यू।